सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर क्या इसकी मीनिंग है, सब चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखो, हमारा क्वेश्चन पढ़ने का और लिखने का जो एक तरीका होता है, आपको परिभाषा लिखना होता है, जो कि मैंने अपने वीडियो में सब चीज क्लियर कर चुका हूँ। तुलनात्मक शासन और राजनीति की बात कर ली जाए तो तुलनात्मक शासन की परिभाषा आपने सबसे पहले अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अरस्तु जो कि एक दार्शनिक थे, जो पॉलिटिकल के दार्शनिक थे या फिर विद्वान भी बोल सकते हो, उनके द्वारा ही तुलनात्मक शासन और राजनीति व्यवस्था को उन्होंने परिभाषित करते हुए अपने जिक्रों का परिभाषा दिया या फिर अपने थॉट्स उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कंटिन्यूस अपने बात कर लीजिए तो उन्होंने 158 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको बोला जाता है संविधान का अध्ययन करते हुए उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया था। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया था उनके द्वारा ही, सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी गई थी, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि तुलनात्मक राजनीति से हमारा अभिप्राय यह है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था किसी भी अन्य देश की राजनीति से हम आपस में कंपेयर करने की व्यवस्था ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि देख चिंटू के बेटा, वो चिंटू यानी कि जो बोल सकते हो राजा का बेटा कितना चिंटू है ना, पढ़ने में कितना तेज है। हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, देख पड़ोस का बेटा कितना तेज है और तू कितना नालायक है। क्यों? यही आपका तुलनात्मक कहलाता है, यानी कि तुलना करना, यानी कंपेयर करना, किसी भी दो वस्तु का आपस में कंपेयर करने की स्थिति को ही तुलनात्मक कहा जाता है। ठीक है, अब तुलनात्मक राजनीति आ गया, आपको तुलनात्मक का मतलब पता चल गया। अब तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है कि किसी भी देश की राजनीति यानी कि पॉलिटिकल एंगल की अन्य देश की पॉलिटिकल एंगल से बीच की गई तुलना को ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। और अरस्तु जो कि आपके देखा जाता है कि 158 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 158 संविधान की अध्ययन करते हुए अरस्तु ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा ही तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये था आपका तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक शासन की बात कर लेते हैं। तुलनात्मक शासन से हमारा अभिप्राय यह है कि जब एक देश की शासन व्यवस्था किसी भी अन्य देश की शासन व्यवस्था के बीच की गई तुलना को ही तुलनात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे सरकार देखते हैं। देखो, आपको एग्जाम में पूछ सकता है तुलनात्मक शासन या फिर तुलनात्मक राजनीति, तो शासन और सरकार दोनों एक ही बात होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। शासन की बात करें या फिर बोल सकते हो सरकार की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने इनके बीच व्यवस्थाओं के बारे में देखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपलीफाई में। एक बात बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि तुलनात्मक शासन और राजनीति के बीच अंतर क्या होता है। सिंपलीफाई में अगर मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं तो तुलनात्मक शासन जो होता है वो छोटे पैमाने पे देखा जाता है, लेकिन जो राजनीति होती है बड़े पैमाने पे देखा जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे और मैंने इसके ऊपर आपके मतलब अपने चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, तो हम एक एक चीजों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। अगर हम इसी क्वेश्चंस को कवर करते रहे तो हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मेरे बस ये है कि एक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हर एक आंसर का लिटिल बिट आंसर एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन देखो जरूर आएगा, तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतरों को परिभाषित करते हुए अपने विचारों को प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर एक बोल सकते हो एग्जाम के टाइम पे आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे सिंपलीफाई में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है। सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस सर। इसका मेरे को कोई भी गाना गाते हुए नजर नहीं आएगा। ठीक है, यस सर का मतलब होता है बिल्कुल पोलाइट में आप लोग क्लास में हो, सिंगिंग क्लास में नहीं हो। तो ये आपका इसका पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है, जिसे भी चाहिए होगा वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर अब देखा जाएगा, एक ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका, रूस, अमेरिका और आपका बोल सकते हो इराक,
ये एक क्वेश्चन है जो पूरा, अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो सारे आप विजिट कर लेना। जिसे भी आज चाहिए होगा वो सब चीज मेरे को मैसेज करके अपना जो भी है क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें रूस अमेरिका मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिया, क्वेश्चन लिखने चलो तो आपके 5-6 मिनट इसी में वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। लिटिल बिट आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहा है कि हाँ ये किस बेसिस पे क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि रूस, इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के नागरिक सैन्य संबंधों की व्याख्या कीजिए या फिर चर्चा कीजिए। यानी कि जो रूस, अमेरिका और इराक जो है ना, इनके नागरिक और सैनिकों के बीच, नागरिक और सैनिक जो होते हैं उनके बीच जो बोल सकते हैं व्यवस्था है कि किस तरीके से उनके रिलेशन पाए जाते हैं नागरिक और सैन्य के, तो उस पर हमें चर्चा करते हुए अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने हैं। दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यस सर। ठीक है, अब म्यूट हो जाए सारे सभी बच्चे म्यूट हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आपके रूस की। तो रूस जो कि आपका देखा जाता है कि सबसे पहले जब विघटन हुआ था, रूस के विघटन होने के बाद, सॉरी रूस का नहीं, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद ही रूस का वर्चस्व पूरे विश्व में दिखाई दिया। रूस को, जो सोवियत संघ जो पहला था, उसे रूस के नाम से अब जाना जाता है या फिर बोल सकते हो कि संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थिति। तो हमारा जो स्थिति आता है रूस के, पहले बात कर लेते हैं कि रूस के आम नागरिक और उनके, यानी कि रूस के सैनिकों को और रूस के नागरिकों के बीच क्या रिलेशन है। तो पहली बात कर लेते हैं रूस की। तो यह घटना घटित होता है आपका 1989 में, जो कि एक तबलिसी नामक क्षेत्र पर, तबलिसी नाम का क्षेत्र होता है। ये तबलिसी जो नामक का जो क्षेत्र होता है, जो रूस का ही क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आम नागरिक निवास कर रहे हैं। देखो कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोगों को पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा। तबलिसी नामक क्षेत्र पे यहाँ पे आम नागरिक रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैनिकों को का सूचना मिलता है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी हमला होने वाला है। तो अब सैनिक, यहाँ के रूस के सैनिक यहाँ पे क्या है, सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात हो जाते हैं, यानी कि अपना बॉर्डर बना लेते हैं। तो तबलिसी नामक क्षेत्र के जो नागरिक है ना, वो क्या किए, सरकार पर विवाद किए कि हम आम नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं और अगर कोई सैनिक व्यवस्था हम पर आकर टूट पड़ता है या फिर हमारा मतलब सैनिक यहाँ पे होने के कारण अटैक भी सारे यहीं पे होंगे, क्योंकि भाई सैनिक यहाँ पे तो सैनिक भी यहीं पे अटैक करेंगे, आतंकवादी। तो इसी कारण को ध्यान में रखते हुए वहां के जो आम नागरिक थे उन्होंने क्या किया, रूस के सैनिकों के खिलाफ विवाद किया। तब सरकार ने इसे सही भी ठहराते हुए कि यहाँ पर अगर सैनिक रहेंगे तो आतंकवादी का हमला भी यहीं पे होगा, तो आम नागरिकों की जो जान मान की हानि है वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, और ज्यादा वो उनकी जो सुरक्षा है खत्म होती हुई नजर आएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि रूस के सैनिक है ना, फिर वहां से अपने जो भी है मतलब टैंक कैंप वगैरह जो भी हटाकर वापस अपने मतलब बॉर्डर की तरफ आ गए। तो इसके बीच हमने क्या देखा कि रूस के जो सैनिक थे और जो बोल सकते हो कि वहां के जो नागरिक थे, उन दोनों देशों का जो संबंध है ना, उनके बीच जो संबंध है वो बोल सकते हो कि एक आदरणीय व्यवस्था में रूप में देखा जाता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझ सके। देखो अब मान लो कि यहाँ पे आम नागरिकों ने सैनिकों के खिलाफ जो आंदोलन, तो वहां पे सरकार ने उनकी बातों को सही ठहराते हुए समझा, उनकी भावनाओं को समझा, तभी तो अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इट मींस कि क्या है कि दोनों वहां पर क्या है, उनका जो संबंध है भावनात्मक व्यवस्था में, यानी कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को, सिचुएशन को समझते हैं। तो इन दोनों का संबंध पता चल गया कि भाई कैसा है रूस में। क्लियर है, क्लियर कट है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो देखो अमेरिका जैसे आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो पाई जाती है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसके द्वारा हमारा देखा जाता है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख रूप से आपका सैनिक व्यवस्था का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ पे सैनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, और सैनिक व्यवस्था क्या होता है कि आपका विधायिका का अध्यक्ष यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि विधायिका के प्रति मतलब सैनिक का रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपलीफाई में बोला जाता है कि अमेरिका में क्या हुआ कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है ना, वो इस बात को सही ठहराते हुए आगे लेके चलता है कि सैनिक और जो आम नागरिक, इन दोनों का जो संबंध होगा अगर बेहतर पाया जाएगा, तभी उन दोनों का बोल सकते हो कि विकास निश्चित हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर सैनिक अपने के अनुसार चलेगा और आम नागरिक अपने अनुसार चलेगा, दोनों तालमेल बना के नहीं चलेंगे, तो किसी देश का विकास निश्चित नहीं हो सकता। तो जो अमेरिका का थॉट ये था, तो इसने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था रोनाल्ड रिगन एक राष्ट्रपति हुआ था अमेरिका में, हुआ नहीं था मतलब यानी कि बना था। तो उस सिचुएशन में क्या है कि रोनाल्ड रिगन ने इस बात को सही ठहराया कि हाँ, अगर सैनिक और आम नागरिकों का संबंध अगर बेहतर होगा तभी जाके हमारा विकास निश्चित होगा। तो इनके जो सोच है यानी कि इनके संबंध की, अमेरिका के नागरिक और सैनिकों के संबंध है, वो हम देख सकते हैं सिंप्लीफाई में तालमेल बना के चलने की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इराक की। तो इराक का एक तानाशाह है, ठीक है, इराक का एक तानाशाह है। सिंपलीफाई में बोला जाए तो सद्दाम हुसैन वो तानाशाह है जो इराक का बोल सकते हो कि शासन चलाने वाला व्यक्ति था, सद्दाम हुसैन नाम लिख लीजिए, नोट डाउन नाम कर लीजिए कि सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि यहाँ पे अपनी, ये एक तानाशाह था। तानाशाह जैसे कि आपका साउथ कोरिया का किम जोंग है। किम जोंग क्या भाई, तानाशाह के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में। उसकी वर्चस्वता किस रूप में है, तानाशाही व्यवस्था के रूप में है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि किम जोंग की जिस तरीके से शासन करता है, तो इराक में आपका देखा जाता है कि सद्दाम हुसैन भी इस तरीके से शासन करता है। तो यहाँ पे सैनिक व्यवस्था का वर्चस्व अधिक है। सैनिक वर्चस्वता की यानी कि सैनिक का जो पावर है ना यहाँ पे अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, आम नागरिकों के लिए ना सैनिक है ना अपने अनुसार कार्य नहीं करता, सैनिक अपने अनुसार कार्य। यस सर। यस सर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बात कर लेते हैं दबाव समूह। दबाव समूह से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसका भी हर एक टॉपिक को ना, ये जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, सभी क्वेश्चंस के ना मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, एक मतलब 20-20 मिनट की वीडियो में, 10-10 मिनट की वीडियो में हर एक क्वेश्चन को एक आंसर के अकॉर्डिंग बोल सकते एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है दबाव समूह। दबाव समूह की बात कर ली जाए तो देखो, एक बलून्स होता है, ठीक है, बलून्स में हम एयर प्रेशर करते हैं, एयर भरते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव पड़ता है। अगर उस पर हम दबाव डालते हैं, फिंगर को हम मिला के उससे मतलब दबाते हैं, तो हम प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर एक लिमिट तक सह सकता है ना, समझ में आ रहा है, लिमिट तक सह सकता है। लिमिट के बाद तो क्या, बलून फट जाता है। एवरीवन गॉट टू दिस पॉइंट कि वो ऐसा होता है, देख रखा है सभी ने? यस सर। ठीक है, तो इससे देखो, दबाव समूह का मतलब होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर यानी कि जैसे लाइक दैट प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है भाई, जब गैस भरती है तो उसको मतलब रिलीव करता है, हवा रिलीव करता है ना। तो अब ये है जो दबाव समूह होता है, सिंपलीफाई में क्या करता है, अपनी फायदे, अपनी आवश्यकता तथा अपनी बातों को मनवाने के लिए, ध्यान से सुना, अपनी आवश्यकता है, अपनी बोल सकते हो विचार, या फिर अपनी बातों को या फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर डाला गया दबाव कुछ व्यक्तियों के द्वारा, वो आपका दबाव समूह कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सिंपलीफाई में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि दबाव समूह का मतलब क्या होता है, तो वो आपका देखा जाएगा कि सिंपलीफाई में बोलो तो आपका दबाव समूह का मतलब यही है कि जब कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक संगठन बना के सरकार पर डाला गया दबाव को ही दबाव समूह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपने एग्जांपल ले तो दबाव समूह आपका देखा गया कि जो किसान आंदोलन 2 साल पहले आपका शुरू हुआ, अभी तक भी चल ही रहा है। आपका बोल सकते हो कि आर्मी के लिए जो बोल सकते हो 4 साल की जो नौकरी अब तय कर दी, लाइक दैट ऐसा अग्निवीर जो व्यवस्था जो भी एनीथिंग एल्स, तो वो आपका क्या है, दबाव देखा गया। यानी कि अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर डाला गया दबाव ही दबाव समूह कहलाता है। ठीक है, देखो दबाव मैंने सिंपली सब चीज A to Z इसके बारे में आप लोगों को YouTube पे वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया जितने भी है कि क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह का मतलब क्या होता है। यस सर। लिटिल बिट बस मैं इसमें और थोड़ा बता देता हूँ। देखो दबाव समूह है ना,
अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी दबाव डाला जाता है। यानी कि अपनी बोल सकते हो कि सेल्फ नीड, यानी कि जो बोल सकते हो कि खुद की जो बोल सकते हो कि जो हमारे पर्सनल जो बातें होती है, पर्सनल जो थिंकिंग होती है, उनको भी पूरा करने के लिए भी हम दबाव डालते हैं। तो वो आपका दबाव समूह कहलाता है। क्लियर हो गया सर दबाव समूह किस समूह को कहलाता है क्या? क्या कह रहे हो आप? सर दबाव समूह को किस समूह के नाम से भी जाना जाता है? आपकी आवाज डबल हो रही है। सर सुहेल बोल दबाव समूह को ना तो भी जानते हैं। मेरे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही। देखो आज बस है ना आप लोग क्लास सुनिए, और सोहेल इतने दिन से आप क्लास ले रहे हो तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। पुराने स्टूडेंट तो यार उनको क्या डाउट होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होने, कल एग्जाम है और बच्चों को डाउट है। दबाव समूह समझ में आ गया? यस सर। देखो अब इसमें थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। दबाव समूह है ना हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी हो सकता है। अहिंसात्मक यानी कि लड़ाई झगड़े से भी मुक्त हो सकता है और लड़ाई झगड़े के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंपलीफाई में आपका देखा जाता है कि जो दबाव समूह है ना, कई बार आपका देखा जाता है कि अहिंसा से शुरू होकर हिंसा में बदल जाता है। जैसे आपका बोल सकते हो कि जो किसान आंदोलन हुआ था पंजाब में, आपका अग्निवीर जो हुआ था, पहले अहिंसा से शुरू होता है, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े से शुरू होता है। जब सरकार अपने बोल सकते हो उन व्यक्तियों की मांगे पूरी नहीं करती ना, तो वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर हिंसा का रूप धारण करने लगते हैं। यानी कि लड़ाई झगड़ा या फिर नुकसान पहुंचाना, ये सारी बातें करने लगते हैं। तो ये आपका दबाव समूह के सारे मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उन सब भी जाके आज वीडियोस देख लेना, सब चीज अपलोड है इसके बारे में। ओके एवरीवन, गॉट इट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है। सर अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए। अगला जो पॉइंट है आपका, हाँ जी बच्चे आ रहे हैं सर, क्लास के अंदर ले लो सर। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्र और राज्य। आई थिंक यही है ना क्वेश्चन? यस सर। यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंट बताना है कि राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है। सिंपलीफाई में देखा जाए तो राष्ट्र जो देखा जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में होता है। सभी लोग राष्ट्र के रूप में आपका देखा जाता है एकता से बंधे होते हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था के अनुसार चला जाता है, संविधान के अनुसार चला जाता है। लेकिन एक राज्य जो है ना, सिंपलीफाई में बोला जाए ना कि एक राज्य मिलकर, बहुत सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं भारत, और ये बड़ा होता है, ये आपका छोटा होता है। सिंपलीफाई में बोलूं कि जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य मिलकर भारत एक राष्ट्र में बनाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। राष्ट्र में राज्य समाहित होते हैं, लेकिन राज्य में राष्ट्र समाहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्र का एक अंग है छोटा सा राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लोग है ना, बोल सकते हैं कि अपने अनुसार, यहाँ पे वर्ग के अनुसार भी बटे हो सकते हैं, ये एक धर्म के अनुसार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि सभी धर्म को बराबर व्यवस्थाओं में रखा गया होगा। और लेकिन राज्य आपका देखा जाता है कि एक धार्मिक राष्ट्र भी हो सकता है, धार्मिक राज्य भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि सिंपलीफाई में देखा जाए तो आपका पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि जो राज्य है ना, वो अलग अलग राज्यों का निर्माण करके एक राष्ट्र का निर्माण करता है। यानी कि जैसे भारत में आपका 28 राज्य हैं, 28 राज्य मिलकर भारत को एक राष्ट्र में चेंज करते हैं। तो सिंपलीफाई में इन दोनों का अंतर पता चल गया। अगर अंतर की बात कर लेते हैं तो ये बड़े पैमाने पे देखा जाता है, ये छोटे पैमाने पे देखा जाता है। ये आपका धर्मनिरपेक्ष होता है, लेकिन धर्म के अनुसार भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? ओके सर 28 राज्य में 29 राज्य हैं। तो यहां तक समझ में आ गया राज्य और राष्ट्र क्या है। तो इन दोनों के अंतर आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे कि ये आपके क्षेत्रीय स्तर पे पाया जाता है, और लेकिन ये आपका देखा जाता है कि देश
देश की व्यवस्थाओं के अनुसार पाया जाता है। देश की जो अवस्था होती है जहां पर देश लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार करता है चलता है, या फिर आपका बोल सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष के अनुसार चलता है, आपका देखा जाता है तानाशाह नहीं होता है, यहाँ पे एकता पाई जाती है, तब जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन जो राज्य है वो आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार भी हो सकता है, किसी आपकी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार भी हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि अब कंप्लीट होता है। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो गीत कोई नहीं गाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। यस सर, ये वाला करने वाला जो होगा ना वो सुधर जाए। 5th क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था, एक आत्मक यानी कि एक ही व्यवस्था, यानी कि एक जमा में आत्मक, ये आपका क्या है, एक आत्मक, यानी कि यहाँ पे एक ही व्यवस्था पाई जाती हो जहां पर वो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था होता है। जहां पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर सारी जो भागदौड़ हो ना, भागदौड़ शक्तियों का व्यवस्था, या फिर बोल सकते हो कि व्यवस्था चलाने की, जैसे बिल बनाना, सरकार बनाना, सरकार का निर्माण करना, सरकार को चलाने की जो व्यवस्था होती है ना, एक ही व्यवस्था के अनुसार हो, वहां पर एक ही शासन व्यवस्था हो, वो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है, या फिर शासन प्रणाली कहलाता है। ठीक है, जहां पर एक ही व्यवस्था का सरकार चल रहा हो वो आपका एकात्मक शासन प्रणाली या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। दैट्स क्लियर पॉइंट। अब इसमें सर एक बार देखिए, इसका अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपलीफाई में देखा जाए तो एकात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था कहलाता है जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक ही व्यवस्था पाई जाती है, यहाँ पे एक ही सरकार कार्य करता है, या फिर एक ही व्यवस्था शासन करता है, जिसके अंतर्गत नीति व्यवस्था का निर्माण करना, कानून व्यवस्था का निर्माण करना तथा राजनीति अनुसार चलना, यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं के अनुसार जो कार्य है वहां पर एक ही शासन कर रहा हो, वो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कि भारत है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता? टेल मी अबाउट दिस थिंग। सर इंडिया में दो तरीके का पाया जाता है, संघीय शासन व्यवस्था भी है और एकात्मक शासन व्यवस्था भी है। हाँ, वेरी गुड। तो उस सिचुएशन में क्या है कि भारत में अगर संघीय शासन व्यवस्था नहीं होता तो वहां पे क्या एकात्मक शासन होता है, यानी कि यहाँ पे संघ की व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर कोई भी फैसले होते, कानून व्यवस्था होता, कानून व्यवस्था का निर्माण करना था तो उसे पारित करना, बिल बनाना, बिल का निर्माण करना, सब चीज A to Z कौन करता, यहाँ पे एक ही व्यवस्था करता, तो वो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था का। सिंपलीफाई में बोलो तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो होता है पावरफुल पाया जाता है, नीति व्यवस्था का निर्माण में टाइम की कम बचत करता है, क्योंकि शासन व्यवस्था, मान लो कि मेरे पास दो दोस्त है, अगर मैं कुछ फैसला लिया तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि हाँ भाई फैसला सही है गलत है, फैसला सही है गलत है, यानी कि कोई भी निर्णय लेने में एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत बेहतर पाया जाता है। लेकिन बेहतर निर्णय लेने में ये एकात्मक शासन व्यवस्था कमजोर भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई सही या गलत बताने वाला आपका कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई शासन अन्य शासन नहीं होता कि आपको गाइड कर सके, तो ये इसकी कमजोरी भी हो जाती है। मैंने इसके लाभ भी बता दिए, एक कि यहाँ पे टाइम की बचत होती है। दैट्स क्लियर एवरीवन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र की व्याख्या कीजिए। अधिनायक का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति या फिर शासन व्यवस्था को अपने अधीन ले लेते हैं, यानी कि अपने अंडर ले लेते हैं, वो आपका अधिनायक तंत्र कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम सिंपलीफाई में बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग मेरे अंडर अभी क्लास ले रहे हो, या फिर मेरे अंडर बात कर रहे हो, या फिर मेरे अनुसार ही आप लोग चल रहे हो, ये आपका अधिनायक तंत्र होता है। जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था का जो निर्माण किया जाता है ना, वो किसी व्यक्ति या फिर शासन व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, और वो शासन व्यवस्था सभी पर अपने अनुसार
कानून व्यवस्था का निर्माण करता है उसे ही अधिनायक तंत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर निरंकुशता की स्थिति बेहतर रूप से देखी जा सकती है अगर वो शासन व्यवस्था अगर लोगों के अनुसार कार्य ना कर रहा हो, तो यहाँ पे निरंकुशता की स्थिति देखी जाती है। तो अधिनायक तंत्र में यहाँ पे एक देखा जाता है नायक। नायक मतलब क्या होता है? लीडर होता है। और अधि मतलब यानी कि किसी को अधीन लेना, यानी कि अपने अंडर लेना। तो ये क्या है, जो ये नायक जो बनता है ना यहाँ पे, तो वो अपने अंडर सबको लेकर कानून व्यवस्था हो गया, व्यक्ति हो गए, या फिर लोगों के अनुसार शासन करना हो गया, ये सब चीज क्या करता है, वो सबको अपने अंदर समाहित करके वो सबको अपने अंडर लेके वर्क करता है, उसे ही हम अधिनायक तंत्र कहा जाता है। दैट्स क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो अगर इसके लाभ की बताया जाए तो यहाँ पे क्या है ना कि बेहतर शासन व्यवस्था पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अपने अनुसार ही कानून व्यवस्था का निर्माण करता है वहां पे एक ही व्यक्ति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाभ की अगर हानि की बात की जाए तो यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था पाई जाती है, लोगों की स्वतंत्रता यहाँ पे छीन ली जाती है। अब अधिनायक तंत्र की बात कर ली जाए या फिर इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो आपका देखा जाता है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग है। नॉर्थ कोरिया जो देखा जाता है कि अधिनायक तंत्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उसने नॉर्थ कोरिया को पूरे अपने अधीन ले रखा है, पूरे अपने अंडर में ले रखा है। कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, कैसे उसका निर्माण करना है, सभी लोगों की स्वतंत्रता उसने छीन रखी है। तो उस स्थिति में ये आपका अधिनायक तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी स्टूडेंट म्यूट रहिए। सामूहिक जिम्मेदारी। ये क्वेश्चन मैंने अभी कल ही परसों अपलोड किया है, पूरा एक क्वेश्चन पूरा अभी बना के अपलोड किया है, कल या परसों में ही अपलोड किया है। सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी जिसका अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है ना कि हम एक व्यक्ति सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखा हो। यहाँ पे क्या है ना कि समूह के अनुसार हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रखा है, कामों को भी डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आपका देखा जाता है कि यहाँ पर क्या है, संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपका विधायिका पाई जाती है, कार्यपालिका पाई जाती है। विधायिका की बात कर लीजिए तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा पाया जाता है। तो ये क्या है, सभी को हमने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी, सभी की अलग अलग जिम्मेदारी है, वो आपका सामूहिक जिम्मेदारी कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अगर दायित्व की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सभी को बराबर बराबर शक्तियों के अनुसार उनके कामों को बांट रखा है कि इसके कार्य ये है। जैसे आपका विधायिका की बात कर लीजिए तो विधायिका क्या भाई कानून व्यवस्था, नीति व्यवस्था का निर्माण करता है, ठीक है। अब कार्यपालिका का क्या कार्य है, विधायिका द्वारा बनाए गए नीति व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था को अच्छे रूप में यानी कि सुचारू रूप में कार्य करवाने की प्रक्रिया को ही कार्यपालिका के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद न्यायपालिका क्या करता है, कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए या फिर लिए गए फैसला के अनुसार कोई अगर उसका विरोध करता है, कानून व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता, तो न्यायपालिका उसका न्यायिक प्रणाली के रूप में न्याय करता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, तो ये आपका सामूहिक जिम्मेदारी है। इट मीन्स कि क्या है कि बोल सकते हो व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति ने ही पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। घर लाइक दैट हमारे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पापा क्या पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि पूरे घर को चलाना हुआ ही है। अब यहाँ पे क्या है, बेटे 3-4 बेटे हो गए, सबने अलग अलग जिम्मेदारी लेके अपने घर परिवार को चला रहे, तो ये सामूहिक जिम्मेदारी कहलाता है। क्लियर हो गया पॉइंट्स? यस सर। यस सर। अब उसके बाद अगला पॉइंट है सरकार और संसदीय व्यवस्था के अंतर बताइए। अंतर, ये भी इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को YouTube पे अपलोड कर रखा है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है। अब कुछ बच्चे नहीं देखे वो अलग बात है, लेकिन हर एक कंटेंट के मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है। देखो सरकार क्या है, सरकार क्या है, राजनीति व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जो राजनीति अपने चुनावी व्यवस्था में उम्मीदवार को चुनकर या फिर बोल सकते हो कि
उम्मीदवारों का जो बहुमत प्राप्त करके या फिर नागरिकों का बहुमत प्राप्त करके सर बोल सकते हो कि राजनीति में आता है विजयी होके, तो वो देखा जाता है सरकार चलाता है। ठीक है, जैसे आपका बीजेपी सरकार है। बीजेपी क्या है भाई, पहले उसने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत कर उसके बाद उम्मीदवार चुना गया, फिर प्रधानमंत्री इलेक्टेड उसका, तो फिर क्या है, वो सरकार चला रहा है। संसदीय व्यवस्था की बात कर ली जाए तो संसदीय व्यवस्था में आपका बोल सकते हो संसद का रूप देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम संसद को क्या रूप में देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, एनीवन संसदीय व्यवस्था का रूप क्या है, टेल मी पुराने स्टूडेंट, जल्दी जल्दी फटाफट। सर संसद के द्वारा ही मतलब जो संसद होता है ना, वो सर्वोच्च होता है, उसी के द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो संसद के कितने रूप है भाई, कितने रूप में कार्य कर रहा है संसद? सर 3 रूप है संसद के। बताइए कौन कौन है, बताइए जरा। सर राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है आपका क्या संसदीय व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा ही बोल सकते हो, अगर संसदीय व्यवस्था के रूप की बात कर ली जाए तो आपका राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की मतलब छोड़ दिया जाए तो आपका लोकसभा और राज्यसभा का स्वरूप देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही संसदीय व्यवस्था का स्वरूप तैयार किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था का जो प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो इन दोनों के बीच क्या है भाई, यहाँ पे लोकसभा के बारे में लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन कर देना है, राज्यसभा के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, और संसदीय व्यवस्था में आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति व्यवस्था का स्वरूप अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका देखा जाता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अगर सरकार की बात की जाए तो यहाँ पे ये सारे चीजों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, बस मेरे को लिटिल बिट आप लोगों के आंसर्स को एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोग जो है ना खुद से सेल्फ बोल सकते हो स्टडी करके आप लोग पढ़ सको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? अच्छा जी सर। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट है लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है। ये आपका 8 क्वेश्चन है, लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, सिद्ध कीजिए। लोकतंत्र आपको बोल सकते हो डेमोक्रेसी होता है। लोकतंत्र की बात की जाए तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो कि हमारे देखने को मिलता है कि हमें अधिकार प्रदान करता है, जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, लोगों के द्वारा उम्मीदवारों को चुना जाता है, लोगों के बीच से ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, और वो उम्मीदवार किसके लिए कार्य करते हैं, लोगों के विकास के लिए, लोगों के प्रगति के लिए, लोगों के बोल सकते हो कि लोगों को मतलब डेवलप करने के लिए, देश की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ये आपका लोकतंत्रीय व्यवस्था देखा जाता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन का मतलब ये है ना कि यहाँ पे क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा शासन पाया जाता है पूरे विश्व में। भाई क्यों पाया जाता है, उसके कारण बताने हमें। तो ये क्वेश्चन भी मैंने एक क्वेश्चन जो 20 मिनट या फिर 15 मिनट के रूप में इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो कि लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। लोग अपने इच्छाओं के द्वारा, लोगों को इच्छाओं के माध्यम से ही क्या किया जाता है, सरकार का चयन किया जाता है, सरकार का स्वरूप तैयार किया जाता है, लोगों के लिए ही लोकतंत्र में कार्य किए जाते हैं, लोगों के द्वारा ही लोगों शासन किया जाता है। यानी कि जो आम नागरिक है वही हम पे शासन करते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए उम्मीदवार ही हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये नहीं कि कोई भी देश का नागरिक आया और हम पर शासन करने लगा, ऐसा नहीं है ना। तो लोकतंत्र आपका देखने को मिलता है कि लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपका देखा जाएगा कि कल्याणकारी राज्य शब्द को परिभाषित कीजिए।
कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब ही होता है कि कल्याण हो जाना। कल्याण किस रूप में हो जाता है? जब कोई भी राज्य शिक्षा के रूप में, औद्योगिक व्यवस्था के रूप में, चिकित्सा के रूप में, सभी व्यवस्थाओं के अनुसार जो डेवलप्ड हो जाए वो आपका कल्याणकारी राज्य है। अब इसमें क्या होता है कि जो कल्याणकारी, जैसे आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, आपका ब्राजील हो गया, चाहे आपका रूस हो गया, इन देशों का क्या है कि कल्याणकारी राज्य क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आपका औद्योगिक व्यवस्था, आपका बोल सकते हो कि यहाँ पे जो नागरिक है वो आपके अर्थव्यवस्था के रूप में सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका कल्याणकारी राज्य पाया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य में आपका देखने को मिलेगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात कर ली जाए तो कल्याणकारी राज्य में आपका देखा जाएगा कि ये आपके जो वर्ग वो राज्य होते हैं, जो वो राज्य शामिल होते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बोल सकते हो कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, ये सब चीज के रूप में वो अपना विकास कर चुका, वो आपका कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो इसका भी क्वेश्चन मैंने शायद आज ही अपलोड किया था यूट्यूब पे, कल्याणकारी राज्य का पूरा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, तो वो भी आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ओके एवरीवन, गॉट इट दिस पॉइंट कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है? यस इसमें मैं क्वेश्चन यस पूछना सर, इसका संपूर्ण रूप से विश्व हाँ, जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में यहाँ पे श्वेता बोल रही है कि जिसका संपूर्ण विकास हो चुका, संपूर्ण मतलब सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब ये होता है कि चारों तरीके से वो विकसित हो चुका हो, वो आपका कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन बन रहा था। लिटिल बिट मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है सर। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, देखो ये क्वेश्चन है ना, इससे पहले भी बहुत से क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकता है क्या, ये 100% पूछा भी जाता है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच अंतरों को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपलीफाई में ये बता दो कि संसदीय व्यवस्था जिसमें आपका देखा जाता है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था पाई जाती है, और राष्ट्रपति जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली में आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नीति व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पे शासन करता है, राष्ट्रपति ही यहाँ पे सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली में आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वहां पे पर्टिकुलर वही वो आपका नायक होता है, वही आपका वो वर्चस्वता की व्यवस्था में आगे बढ़ता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में आप देखोगे कि यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में यहाँ पे संसद का रूप देखोगे। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। जितने भी स्टूडेंट है ना उनको मैं सिंपलीफाई में बता दूं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं हर एक क्वेश्चन को मैंने अभी क्लास लेते लेते एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, आधे घंटे 1 घंटे लेके। ठीक है, तो ये सारी बातें ना आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, ओके एवरीवन, क्लियर हो गया? यस सर। सर इसका वीडियो भी डाल दीजिएगा सर ग्रुप में। हाँ, ये सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, जितने भी ये आप लोगों को अभी करवा रहा हूँ ना, ये सब चीज अपलोड कर चुका हूँ। 1-2 क्वेश्चन या पर 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के A to Z मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखा है क्लास ले लेके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 12 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन है शक्तियों का विभाजन सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, मैं बताइए छोड़ दे रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे। शक्तियों के विभाजन, देखो इसमें क्या है ना कि कोई भी सरकार, कोई भी शासन व्यवस्था है, कोई भी देश है, वहां पे शक्तियों का विभाजन कर रखा है। किस रूप में देख रखा है? कार्यपालिका का अलग शक्ति है भाई, न्यायपालिका का अलग शक्ति है, राष्ट्रपति का अलग शक्ति है, न्यायालय व्यवस्था का अलग शक्ति है। तो शक्तियों का विभाजन कर रखा है, ताकि शक्तियों का विभाजन इसलिए कर रखा है कि कोई भी अपने शक्तियों के रूप में तानाशाह ना हो सके, कोई भी आपका निरंकुश ना हो सके, कोई भी अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि सभी अपने शक्तियों का अनुसार ही अपने आप का विकास कर सके। अब मान लो
कि हमारा देखा जाता है कि एक व्यक्ति के पास शक्ति और दूसरे व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, तो क्या तालमेल लेके चल सकता है? नहीं चल सकता ना। अब हमारा क्या जीवन को जीने के लिए तालमेल बनना बहुत जरूरी है, यानी कि बोल सकते हो कि बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन सिद्धांत से मतलब यही है कि यहाँ पे देखा जाता है कि शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी के रूप में, संसदीय व्यवस्था, आपका इन सभी के रूप में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है ताकि सरकार को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। तो ये क्वेश्चन आपका था। क्लियर हो गया? यस सर। सर इसकी वीडियो अपनी YouTube पे डाल रखी है। सब चीज डाल रखा है, मैंने सब चीज, इतने से बोल तो रहा हूँ ना कि सब चीज A to Z मैंने डाल रखी है। सर एक बार इसका लिंक शेयर कर देंगे आप ग्रुप में? आज मैं, हाँ तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को शेयर करते जाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। नागरिक समाज संगठन, नागरिक की भूमिका। नागरिक समाज संगठन की भूमिका, यानी कि जो नागरिकों के द्वारा समाज में संगठन बनाया जाता है उनकी क्या भूमिका, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि नागरिक अगर समाज में कोई भी संगठन बनाता है, फॉर एग्जांपल अभी हम समाज में रह रहे हैं, सभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लास में हमारा एक संगठित ग्रुप हो गया, तो ये क्लास हम किस बेस पे ले रहे हैं, क्यों संगठन बनाए भाई? क्लास लेने के लिए। तो हर एक संगठन का एक पर्पस होता है, हर एक पॉइंट का एक रीजन होता है कि भाई वो संगठन क्यों निर्माण किया गया है, ठीक है। तो उसे ही हम उनकी भूमिका लिखेंगे। नागरिक समाज संगठन की भूमिका, सबसे बेस्ट भूमिका यही है कि यहाँ पे समाज और नागरिकों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए ये आपका संगठन बनाया जाता है। नागरिकों के लिए यहाँ पर समाज में उसकी स्थिति को उजागर करने के लिए संगठन बनाया जाता है। नागरिकों के बारे में सोचा जाए और समाज में उनकी स्थापना बेहतर तरीके से की जाए, कि इसीलिए वो संगठन बनाया जाता है। तो ये इसकी कुछ भूमिका है। तो ये सब चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है बहुत पहले ही। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो नागरिक समाज में रह रहे हैं ना, उन नागरिकों को बेहतर करने के लिए ही नागरिकों के द्वारा ही संगठन बनाया जाता है, ताकि उनका विकास किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में कई बार होता है कि नाली वगैरह का, सीवेज का प्रॉब्लम होता है, तो हम संगठन बना के क्या करते हैं भाई, उसके मतलब बोल सकते हो कि मतलब अपनी मांग करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करना जरूरी है, लाइक ऐसा। तो क्या है, वो विकास करने के लिए हमारे नागरिकों के द्वारा संगठन बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? नहीं, वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये बहुत बच्चों ने पूछ रखा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैश्वीकरण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, लेकिन इसकी YouTube पे वीडियो नहीं अपलोड कर रखी। सर जो आपने पहले कराया था वैश्वीकरण की विषय क्या है और उसके आयामों को बताइए। सर ये वही क्वेश्चन है? नहीं, थोड़ा सा अलग बन जाएगा, सेम लिखा जाएगा, लेकिन पृष्ठभूमि बताना है कि जो वैश्वीकरण का विस्तार कौन कौन से टाइम पीरियड में हुआ, कौन कौन से सिचुएशन में हुआ था, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यही बताना है कि जो वैश्वीकरण का जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के टाइप पे देखा गया था। जो वैश्वीकरण देखा जाता है, सबसे पहले आपका देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण की जो स्थिति है ना, वो आपका देखने को मिलता है 35, ठीक है। उसके बाद आपकी बात कर ली जाए तो आपका देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका 49, उसके बाद आपका देखा जाता है 1971, और उसके बाद बात कर ली जाए तो 1991, और उसके बाद की बात कर ली जाए तो 1993। ये आपका पृष्ठभूमि है कि इस समय जब आपातकाल मतलब बोल सकते हो कि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो समाप्त के कारण जो भी अर्थव्यवस्था थी डगमगा गई थी। सभी बोल सकते हो कि आर्थिक रूप में देश कमजोर हो चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वैश्वीकरण का विस्तार हुआ,
ठीक है। उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि शीत युद्ध की आगमन हुई। शीत युद्ध के आगमन के दौरान भी वैश्वीकरण का विस्तार हुआ। ठीक है। उसके बाद 1971, जिसमें आपका देखा जाता है कि 1971 में आपका लग रहा था कि अब सोवियत संघ के ऊपर अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके रूप में भी देखा जाता है। अब उसके बाद 1991 में पूंजीवाद का समाप्ति होने के बाद वैश्वीकरण को धीरे धीरे और ज्यादा विकसित किया गया। अब उसके बाद 1993 में आपका देखा गया पूर्ण रूप से पूरे विश्व स्तर पर देखा गया कि वैश्वीकरण का विस्तार फैल चुका था, वैश्वीकरण पूरी तरीके से राज करने लगा। तो ये आपका पृष्ठभूमि है, यानी कि परिवर्तन स्वरूप में वैश्वीकरण की क्या स्थिति है। तो ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल व्यवस्था के रूप में आपका वैश्वीकरण के रूप देखने को मिलता है। तो ये आप इस तरीके से लिटिल बिट, जरूर नहीं कि हर एक सन को याद रखो, लिटिल बिट बस ये है कि स्थिति याद रखना कि शीत युद्ध के दौरान वैश्वीकरण का विस्तार पृष्ठ, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो पृष्ठभूमि लिख सकते हो, सब हेडिंग क्या आएगा, शीत युद्ध पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शीत युद्ध के दौरान आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये करवा दिया ना, दबाव समूह क्या होता है? यस सर, करा दीजिए। हाँ, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैश्वीकरण के लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, वैश्वीकरण के कारण ना लोकतांत्रिक देश में जो राजनीति है ना, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हर एक देश वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब भारत सबसे ज्यादा वैश्वीकरण की ओर बढ़ चुका और बढ़ भी रहा है कंटिन्यूअस। अब बात कर लेते हैं भारत की व्यवस्था की। तो भारत में क्या है भाई, आपका प्रधानमंत्री के द्वारा जो आपके अलग अलग देशों के साथ बोल सकते हो उठना बैठना जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उससे क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब ही क्या है, सभी देशों के साथ आगे बढ़ना, सभी देशों के साथ मिलजुल कर विकास करना। बोल सकते हो वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सभी तरीके से हर एक देश का एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। एकीकरण यानी कि इकट्ठा हो जाना, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वो क्या किए जा रहे हैं, सभी देशों के साथ उन्होंने 84 कंट्रीज का उन्होंने क्या किया, अब बोल सकते हो कि भ्रमण किया। तो वो क्यों किया, अपने देशों के साथ मिलजुल कर अपना विकास करना, इस यही उनका पर्पस था। तो हर एक राजनीति क्षेत्र में, हर एक लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्र में वैश्वीकरण को अत्यधिक प्रायोरिटी दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसके कारण उनका विकास निश्चित रूप में किया जा सके और तथा सभी देशों के साथ तालमेल बना के चला जा सके। इसी कारण से वैश्वीकरण को राजनीति क्षेत्र में हर एक देश के द्वारा, हर एक राष्ट्र के द्वारा, हर एक बोल सकते हो कि पॉलिटिकल एंगल के द्वारा आपको देखा जाता है वैश्वीकरण की स्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वैश्वीकरण का जो सेकंड नाम है, कई बार पेपर में वैश्वीकरण आप पूछ के भूमंडलीकरण पूछता है, तो भूमंडलीकरण इसका सेकंड नाम है। ठीक है, इंग्लिश में बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन आपका इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन सेकंड नाम हिंदी की बात कर ली जाए तो भूमंडलीकरण लिखा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सैनिक शासन व्यवस्था। यहाँ पे मेरे को एक बार बता देंगे स्टूडेंट कितने अभी हैं? सर 54। ओके, ठीक है। सैनिक शासन व्यवस्था, 58 है। सैनिक शासन व्यवस्था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सैनिक शासन व्यवस्था, देखो जहां पर पूर्णतः सारे व्यवस्थाओं के अनुसार सैनिकों का अधिकार हो जाए, सैनिक ही वहां पर शासन करने लगे, सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, दैट्स क्लियर परिभाषा सिंपली लैंग्वेज में। अब यहाँ पे क्या है ना कि सैनिक शासन व्यवस्था 3-4 रूपों में कार्य करता है। जब कोई भी राजनीति संविधान के अनुसार वर्क ना करे, तब सैनिक शासन व्यवस्था हो जाता है।
जब आतंकवाद की स्थिति कोई भी देश में पैदा हो जाती है तब सैनिक शासन व्यवस्था हो जाता है। जब आपातकाल की स्थिति व्यवस्था अत्याचारिक रूप में होने लगे तब सैनिक शासन व्यवस्था होता है। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है कि नागरिकों के द्वारा आंदोलन व्यवस्था, नागरिकों के द्वारा बोल सकते हो अहिंसा किया जाने लगे बड़े पैमाने पे, तब जाके सैनिक शासन व्यवस्था आगे बढ़ाया जाता है या फिर लागू किया जाता है। सैनिक शासन व्यवस्था को लागू करने का जो व्यवस्था होता है ये 4 ही पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो और सैनिक शासन व्यवस्था से ये जरूर लिख सकते हैं कि सैनिक शासन व्यवस्था जो कि हमारे सैनिकों के द्वारा शासन किया गया व्यवस्था ही सैनिक शासन व्यवस्था कहलाता है। तो मैंने चारों पॉइंट्स बता दिए कि क्यों सैनिक शासन व्यवस्था को लागू किया जाता है या फिर चलाया जाता है। आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे एवरीवन। सर 16 क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर ये था आपका, सैनिक शासन के विभिन्न प्रकारों के संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि सैनिक शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकार, तो ये आपके 4 ही प्रकार थे ना कि क्यों कब सैनिक शासन व्यवस्था लागू होता है, तो वही आपके प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 सर 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपका दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। वैश्वीकरण के बाद ये था दबाव समूह वाला। हाँ। फिर वैश्वीकरण के कारण और लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रभाव का भूमिका बताइए। हाँ लिसन, और ये सारे YouTube पे अपलोड है, आप जाके वहां से विजिट कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 19 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षणों को वर्णन कीजिए। एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, जो कल्याणकारी राज्य बताया था ना मैंने, सब चीज इसमें पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कि एक जो विकासशील राज्य है यानी कि जो विकास हो रहा है, जिसका विकास कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उसके क्या लक्षण है यानी क्या सिम्टम्स है कि वो विकासशील राज्य कहलाएगा। अब इसमें क्या है कि भाई विकासशील राज्य जो आपका देखा जाता है कि वह राज्य कहलाता है जहां पर चिकित्सा व्यवस्था का अभी बेहतर तरीके से विकास नहीं हो पाया, लेकिन उसके विकास की प्रक्रिया अभी जारी है, वो विकासशील राज्य कहलाता है। ठीक है, अब शिक्षा व्यवस्था, विकासशील राज्य में जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पूर्णतः सभी लोग शिक्षित न होने के कारण यहाँ पर आज भी कुछ वर्गों में लोगों की अशिक्षा का व्यवस्था देखने को मिलता है। अशिक्षा यानी कि बोल सकते हो एजुकेटेड नहीं है, उनकी स्थिति देखने को मिलती है, वो आपका विकासशील राज्य की व्यवस्था है। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके विकासशील राज्य है। इसके भी मैंने पॉइंट्स आपको बता रखा है। देखो क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस तरीके से, विकासशील राज्य की लक्षणों की व्याख्या कीजिए, या फिर विकासशील, या फिर आपको जरूर पूछेगा कि विकसित राज्यों के लक्षणों की या फिर कारणों की व्याख्या करें। यानी कि एक विकसित राज्य होने के क्या कारण है भाई, जहां पर चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक व्यवस्था, कंपनी व्यवस्था, वहां पे लोग एजुकेटेड हो चुके हो। यहाँ पे क्या है, हो रहे हैं, कंटिन्यूअस क्या है आपका देखा जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट बात कर जाए और यहाँ पे पास होगा, भाई यहाँ पे हो चुका है। विकसित में क्या हो गया, विकसित, ये क्वेश्चन पूछेगा विकसित राज्य, विकसित राज्य के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे क्या है कि भाई उसका विकास हो। अब अमेरिका अमेरिका को हम विकसित क्यों बोलते हैं, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। हम अमेरिका को विकसित क्यों बोलते हैं, सिंपलीफाई में आपका देखा जाता है कि उसका सर्वांगीण विकास हो चुका है। पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है, लेकिन विकासशील राज्य में क्या है, आज भी धीरे धीरे विकास की स्थिति बढ़ रही है या फिर वो विकसित हो रही है। क्लियर हो गया सभी को? जैसे कि सर भारत हाँ जी, विकासशील कर रहा है। हाँ, भारत आपका एग्जाम्पल बेस्ट। सर एक बार ना विकासशील और विकसित को ना अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो सिंपलीफाई में मैं बोल दूं कि विकासशील में अभी वहां पे विकास की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि यहाँ पे
आज भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, उद्योगों को लगाया जा रहा है, यानी कंपनी को लगाया जा रहा है, और यहाँ पे लगाया जा चुका है। सिंपल सी लैंग्वेज है कि यहाँ पे आप अमेरिका देख सकते हो, भारत देख सकते हो, भारत में धीरे धीरे शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। तो भाई विकास हो रहा है, वो विकासशील राज्य है। विकासशील राज्य में जो कि पर्टिकुलर पहले हर चीज का देखा जाता है कि व्यवस्था बेहतर नहीं हो रखा, लेकिन उनको बेहतर करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे लिखा जाता है मेट्रो को आप निर्माण देख रहे हो तो वर्क इज प्रोसेसिंग लिखा जाता है, यानी कार्य प्रगति पे है। इट मीन्स क्या है भाई, विकासशील राज्य का भी यही सिस्टम है कि उसके कार्य प्रगति पे है। और जो आपके विकसित राज्य की बात कर लेते हैं जहां पर विकसित हो चुका है, कार्य संपूर्ण हो चुका, सिंपल सी लैंग्वेज है। क्लियर हो चुका पॉइंट? यस सर। जी सर। अब उसके बाद आपका हमारा अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 20। आपके अनुसार तुलनात्मक राजनीति, देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग पे चलोगे तो फिर तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर राइटिंग पे जाओगे तो फिर ऐसी होती है। तो यही होगा कि स्पीड नहीं जाएगी, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुसार तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता क्यों है? तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता क्यों है? अब देखो मैंने सभी स्टूडेंट को बता दिया तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये दो मार्कर है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ठीक है? दिख रहा है? दिख रहा है ये सभी को? दिख रहा है? बताओ ना। यस सर। इसको हम तुलना दिख रहा है कर रहे हैं, इसमें हम तुलना कर रहे हैं, यानी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? बताओ, इनके खूबियां बताओ, कंपेयर करके आपको क्या पता चल रहा है? एक ब्लैक एक ब्लू है। ओके, दैट कलर पॉइंट, यानी कलर पहला हो गया कलर के। सर जो पतला वाला है वो उससे राइटिंग अच्छी इसका होगी। पतला है सर, एक मोटा। ओके, ठीक है। और हाइट। हाइट, लाइट, वेरी गुड, हाइट, ठीक है। और सर कैप। ओके, वेरी गुड, लाइटेड ब्लू, और ये ब्लैक कैप है, वेरी गुड। और सर तो होगी, कीमत भी अलग अलग होगी, जो गोलाई है उसकी सर। ओके, यानी कि इसमें वेट, अगर इसमें की बात की जाए तो इसकी वेट कम होगी, बिल्कुल, वेरी गुड। और इसकी वेट ज्यादा होगी, वेरी गुड। और सर इसमें जो नाम लिखा होगा वो चेंज होगा। ओके, ठीक है। ये आपको पेन की तरह कंफर्टेबल हो जाएगा, हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसे थोड़ा पकड़ने में मतलब बोल सकते हो कि हैंड में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ये छोटे बच्चे यूज नहीं कर सकते, बट इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसकी बात कर ली जाए, एक पॉइंट और खूबी है, अब दिखेगा आपको। अब देखो मैंने उसी चीज को लिखा और इसी चीज को लिखा, यानी कि इसके जो पॉइंट के निप है वो भी पतला आएगा। तो इसमें आपने कंपेयर क्यों किया? वाई वाई, क्यों किया कंपेयर? बताओ जल्दी। क्योंकि सर एक दूसरे से अलग अलग है। हमारा क्वेश्चन यही है ना कि आपके अनुसार तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता, तुलना करने की राजनीति की व्यवस्था क्यों आवश्यक है? हमारा क्वेश्चन यही है। अब आप लोगों ने कंपेयर क्यों किया? ताकि इन दोनों के डिफरेंशिएट को पता कर सको कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में बेहतर क्या है, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम्स है, इन दोनों में कमियां क्या है, इन दोनों की खूबियां पता चलती है। तो वही है भाई आपके क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्यों है, ताकि हम ये देख सके कि कौन से देश की राजनीति व्यवस्था बेहतर पाई जाती है, कौन सी देश की राजनीति व्यवस्था खराब है, तो हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये है क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। कोई बताने की आवश्यकता है या नहीं है? ये बताओ अब। नहीं सर, क्लियर है।
ताकि भाई मान लो कि हमारी राजनीति चल रही है भारत की और अमेरिका की राजनीति चल रही है, भाई क्यों हम तुलना करेंगे दोनों देश की राजनीति व्यवस्था। मान लो कि भारत की राजनीति व्यवस्था बेहतर नहीं है तो अमेरिका की राजनीति व्यवस्था बेहतर है, तो उसकी राजनीति व्यवस्था से हम सीख ले लेंगे और अपने आप को ही बेहतर कर लेंगे। ठीक है, ये इसीलिए हमारा तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारी राजनीति व्यवस्था को हम बेहतर कर सकें। ओके एवरीवन, गॉट इट दिस पॉइंट? यस यस सर। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता। सीधी सीधी बात की जाए तो एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता बतानी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसदीय व्यवस्था आपके 2 क्वेश्चन ऊपर ही आ चुके हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको हम ना कवर करते हुए आगे चलेंगे। संसदीय व्यवस्था जहाँ पर आपकी बोल सकते हो कि संसद का स्वरूप पाया जाता है, संसदीय व्यवस्था के रूप में कार्य किया जाता है या फिर उसी के द्वारा आपका व्यवस्थाओं को निर्माण किया जाता है, कानून व्यवस्था का चलाया जाता है। तो ये आप इसकी विशेषता बता देंगे कि संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात सर उसमें संसदीय नहीं है, संघीय है। अच्छा संघीय, हाँ सॉरी, संघीय, एक संघीय व्यवस्था। यहाँ पर एक ये संघीय व्यवस्था देखो, हाँ अब पता चल गया क्योंकि मैंने लैपटॉप में ध्यान से नहीं देखा था, दूर से देखा था। तो एक संघीय व्यवस्था था, स्वादी अच्छा लगा बता दिया आपने। संघीय व्यवस्था, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखो संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर है, ये वो ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि ये दोनों सिमिलर है, ऐसा नहीं है। देखो संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो ये हमारा संघ से संबोधित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा देखा जाता है कि एक संघ का निर्माण करके हमारे व्यवस्थाओं या फिर कानून व्यवस्था को चलाया जाता है तथा इसकी जो व्यवस्था पाई जाती है वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे सरकार को चलाने का इसका महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके बोल सकते हो संघीय व्यवस्था का मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है, आप लोग वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, राजनीतिक में दल व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। यानी कि जो दल होता है राजनीति में, दल व्यवस्था। राजनीति में दलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति में दलीय व्यवस्था। देखो दलीय व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे दलों का निर्माण करके राजनीति को चलाया जाता है। देखो जैसे आपको भी पता होगा कि भाई इस दल के ना, इस दल का वो है, इस दल के मतलब इस दल का संबोध राजनेता है, इस दल का वो मुख्यमंत्री है, वो उस पार्टी की व्यवस्था है। तो ये क्या है, जो दल रूप पाया जाता है जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि राजनीति में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इनके द्वारा ही बोल सकते हो उम्मीदवार चुने जाते हैं, इनके द्वारा ही आपका देखा जाता है कि उम्मीदवार के पद पे विराजमान किया जाता है तथा उनको चयन करके हमारे सरकार की व्यवस्था का निर्माण जो दल के रूप में ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम राजनीति दलीय व्यवस्था की व्याख्या के रूप में ये सारी बातें बता सकते हैं कि राजनीति को चलाने का जो महत्वपूर्ण बोल सकते हो कि भागदौड़ है वो आपका दल महत्वपूर्ण भाग माना जाता है उसका। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 23 देख लीजिए, निर्वाचन फॉर्मूला। निर्वाचन फॉर्मूला में ये देखोगे कि जो हमारी पार्टी है, उम्मीदवार है जिसको हम निर्वाचित करके यानी कि वोट डाल के चुनाव प्रक्रिया व्यवस्था के माध्यम से हम उम्मीदवार को चुन के लाते हैं, अपने सामने प्रकट करते हैं, हमारा वो सरकार चलाता है, तो वो आपका निर्वाचन फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि उम्मीदवार को खड़े करने से लेके उम्मीदवार का प्रचार, उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार द्वारा जो लाए गए जो नारा है,
सभी और उम्मीदवार द्वारा जो बोल सकते हो जो वायदे किए जाते हैं उन सभी की जो व्यवस्था होती है तथा निर्वाचन आयोग का स्वरूप सब चीज निर्वाचन फॉर्मूला के अंदर समाहित हो जाएगा। यानी कि चुनाव लड़ने से लेके निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का जो रिजल्ट है ऑर्गेनाइज करने तक सब चीज A to Z इस क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है? निर्वाचन फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि जो उम्मीदवार हम खड़े कर रहे हैं उनको चुनकर हमारे सामने लाना या फिर उनका चयन करना, वो आपका निर्वाचन फॉर्मूला के अंतर्गत कहा जाता है। और जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भाई उम्मीदवारों को कैसे चुना जाता है, उम्मीदवारों को किस तरीके से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है, सब चीज A to Z इसके बारे में आप लोग इस क्वेश्चन में वर्णन करोगे। ठीक है, ये आपको 5 नंबर में पूछ देता है कि निर्वाचन फॉर्मूला क्या है। ये आपका 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बहुलवादी चुनाव व्यवस्था वर्णन करें। क्या लिख रखा है? बहुलवादी सिद्धांत होगा ना? बहुलवादी सिद्धांत होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है जिसमें हम बहुलवादी सिद्धांत सर देखेंगे। इसमें बहुलवादी चुनाव व्यवस्था का वर्णन बताना है। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है उसी में से लिख रखा है आपने? जी सर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बहुलवादी चुनाव व्यवस्था या फिर व्यवस्था के रूप में बता दिया, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एकात्मक और संघीय व्यवस्था में अंतर बताइए। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में बताना है हमें अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 25, एकात्मक व संघीय व्यवस्था के बीच अंतर, यानी कि एकात्मक और संघीय व्यवस्था के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था क्या है? संघ को रूप में संबोधित करता है, और एकात्मक जो कि आपकी एक शासन व्यवस्था को संबोधित करता है। यहाँ पर एकहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति या फिर एक ही शासन व्यवस्था राज करता है, एक ही अपना व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का व्यवस्था चलाता है। ठीक है, तो वो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एकहरी व्यवस्था या फिर एक ही शासन व्यवस्था चलाने का जो व्यवस्था है वो आपका एकात्मक होता है। और संघीय व्यवस्था जो आपको संघ को लेके चलता है, जो आपका बोल सकते हो कि ग्रुप वाइज को लेके चलता है। यहाँ पर संघ की बात कर ले तो संघीय व्यवस्था में आपका बोल सकते हो कि आपके अलग अलग क्षेत्र जैसे विभाजित है। जैसे आपका बोल सकते हो कि हमारे शासन व्यवस्था, हमारे कानून व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया। इस तरीके से जो हमारी शासन व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया है वो आपका देखने को मिलता है, संघीय व्यवस्था में पाई जाती है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप अगर इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम के हर एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी अलग एक क्वेश्चन भी अलग नहीं आने वाला। तो आप इन सब की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों को हर एक तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।